friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you EVS class 7 chapter number 4 heat question and answer and workbook video. So friends, let's get started. First question is state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर होते क्या है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो होते हैं जिनका यूज़ लेबोरेटरी में होता है वाटर्स का टेम्परेचर लेने में या बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर यूज़ करने में। बहुत से लेबोरेटरी में बहुत सारे यूज़ होते हैं, वो थर्मोमीटर वहाँ यूज़ होता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होता है जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है। जब हमें फीवर होता है तो जिस थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं उस थर्मोमीटर को क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटीज़, बोथ आर मेड ऑफ ग्लास, दोनों ही ग्लास के बने होते हैं, यानी कि कांच के बने होते हैं दोनों ही थर्मोमीटर। एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव अ बल्ब, दोनों थर्मोमीटर के लास्ट में आप देखना अपने घर के थर्मोमीटर में लास्ट में एक छोटा सा स्टील का स्ट्रक्चर बना होगा एक एंड में, वो उसका बल्ब होता है थर्मोमीटर का। बोथ द थर्मोमीटर कंसिस्ट मरकरी, दोनों ही थर्मोमीटर में मरकरी मौजूद होता है क्योंकि विदाउट मरकरी हम टेम्परेचर नहीं जान सकते हैं। फोर्थ है सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर। सेल्सियस स्केल वो होता है जहाँ से हम टेम्परेचर देखते हैं कि हमें 92 डिग्री फीवर है या 102 है, 100 है या 104 है। वो जो स्केल होता है वो सेल्सियस स्केल होता है जो कि दोनों ही थर्मोमीटर में मौजूद होता है, पर दोनों का काम अलग अलग होता है। डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के? पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर, टेम्परेचर रेंज इज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। इसका जो रेंज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस थर्मोमीटर इज यूज टू ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये वाला थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज किया जाता है। इट हैज़ अ किंक विच प्रिवेंट्स इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ मरकरी, इसके अंदर एक किंक होता है जो जहाँ बल्ब मैंने बताया ना, एक थर्मोमीटर के एंड में एक बल्ब होता है स्टील का, वहीं एक छोटा सा कांच का स्टील का बना हुआ एक किंक होता है जो कि क्या करता है, मरकरी को बैक फ्लो होने में से बचाता है। जैसे कि हम मुंह में डालते हैं अपने थर्मोमीटर को टेम्परेचर नापने के लिए, तो जब अगर वो किंक नहीं होगा तो वो जब हम बाहर निकालेंगे तो मरकरी नीचे गिर जाएगा, तो हमें टेम्परेचर का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए वो किंक मौजूद होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, ताकि वो मरकरी के लेवल को गिरने नहीं देता और हमें पता चल जाता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है। आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसका फर्स्ट है टेम्परेचर रेंज इज -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो -10 से 110 होता है डिग्री सेल्सियस। यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी, और इसका यूज लेबोरेटरी में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। इट डज नॉट हैव अ किंक, इसमें कोई किंक नहीं होता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, आपको दो एग्जाम्पल्स बताने हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को मैंने एलोबरेट किया अच्छे से, चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया। आप जब चैप्टर पढ़ोगे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पर मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से बता देती हूँ कि क्या होता है। कंडक्टर्स वो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपने पास थ्रू होने दें, हीट को अपने से आगे बढ़ने दें, जाने दें, पास थ्रू होने दें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि हीट को पास थ्रू नहीं होने देते हैं, अपने से आगे नहीं जाने देते हैं हीट को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इंसुलेटर्स कहते हैं। कंडक्टर्स के 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, आयरन एंड कॉपर। और आयरन कॉपर का यूज़ आपने देखा होगा हमेशा तारों में, बिजली के तारों में और वायरिंग वगैरह में हमेशा कॉपर को आपने देखा होगा। आयरन और कॉपर का वहाँ पे यूज़ होता है। इंसुलेटर्स वो होते हैं प्लास्टिक एंड वुड, आपके घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, फॉर एग्जांपल एक पैन ले लीजिए, उनका जो हैंडल होता है पकड़ने वाला वो या तो प्लास्टिक का होता है या तो वुड का बना होता है, क्योंकि वो हीट को अपने से पास थ्रू नहीं होने देते हैं, तो वो वहाँ तक ही हीट आती है और हम हैंडल को आराम से पकड़ के उनको उतार के गैस से हटा सकते हैं, गर्म पैन को भी। ये इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया समझने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस यानी कि उसकी गर्माहट, वो कितना गर्म है, कितने लेवल तक है, उसका टेम्परेचर, उसका जो ऑब्जेक्ट की हॉटनेस है, गर्माहट, वो हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे पता लगा सकते हैं? वो उसके टेम्परेचर से हम पता लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा टेम्परेचर।
टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए डैश थर्मोमीटर। जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है वो किस थर्मोमीटर से हम नहीं मेजर कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा क्लिनिकल, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, ना कि बॉइलिंग वाटर का। यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर है क्लिनिकल। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। डिग्री जो टेम्परेचर है वो मेजर्ड होता है डिग्री, क्या डिग्री सेल्सियस में मेजर्ड होता है, इसका आंसर होगा सेल्सियस। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। कौन से प्रोसेस में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है हीट का ट्रांसफर होने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन के प्रोसेस में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि सूरज की रोशनी जब हमारे ऊपर पड़ती है तो वो डायरेक्ट हीट हमारे ऊपर आती है, उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वो किस प्रोसेस से आती है, रेडिएशन के प्रोसेस से। A cold steel spoon is dipped in a cup of a hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of dash. एक स्टील का स्पून है जो कि एक गर्म दूध के कप में रखा हुआ है, तो जो हीट है वो ट्रांसफर होगा उसके एक एंड से दूसरे एंड तक। तो जो वो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो हीट है वो ट्रैवल करेगा, ट्रांसफर होगा एक एंड से दूसरे एंड तक। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। कौन से क्लोथ जो होते हैं जो कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट को और लाइट कलर के क्लोथ से के अकॉर्डिंग, तो डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है लैंड ब्रिज blows during, sea breeze blows during, dark colored clothes are preferred during, light colored clothes are preferred during। यहाँ ऑप्शन है समर विंटर डे नाइट, इसका आंसर है यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में है फर्स्ट है लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। जो लैंड ब्रिज होता है वो रात को ब्लो करता है और सी ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग डे, ये दिन को ब्लो करता है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में मैंने आपको चैप्टर में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जा करके इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर, ठंड के समय में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर, और समर के समय में यानी कि गर्मी के समय में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें गर्माहट देंगे, ठंड में हमें ठंड नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी। और लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें ठंडा हमें लगेगा, हमें गर्मी नहीं लगेगी, इसलिए समर और विंटर में इनको पहनते हैं। Discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। आपको ये डिस्कस करना है कि क्यों अगर हम ज़्यादा लेयर वाले कपड़े पहने ठंड के समय में तो वो हमें ज़्यादा वार्म रखेगी, बल्कि अगर हम एक मोटा कपड़ा पहन लें उसकी तुलना में। तो आंसर है मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म इन विंटर्स एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। जब हम कई सारे कपड़े पहनते हैं, जैसे हम नीचे इनर पहन लिए, ऊपर पतला स्वेटर, फिर उसके ऊपर एक और मोटा स्वेटर, फिर हम जैकेट पहन ले, ऐसे हम लेयर वाले जब हम कपड़े पहनते हैं लेयर वाले कई सारे, तो उसमें क्या होता है, उनके बीच में थोड़े थोड़े स्पेस बन जाते हैं उन कपड़ों के बीच में। दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विद द एयर, और ये स्पेस जो है वो हवा से भर जाती है। एयर इज अ बैड कंडक्टर, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट। तो जो एयर है, एयर उन कपड़ों, एयर में हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होकर के हीट उसमें बनी रहती है कपड़ों के बीच में। उससे क्या होता है, हमें गर्माहट हमारे शरीर में बनी रहती है और हमें ठंड नहीं लगता है। In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. जो हॉट जगह होते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट हमेशा हॉट रहता है, गर्म ही रहता है, वहाँ पे हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आपके बाहर के जो घर की जो बाहर की दीवार है उसको आप हमेशा वाइट पेंट कराइए। ऐसा क्यों होता है? Answer. In places of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white because white color reflects heat and the houses do not heat up too much. जो हॉट क्लाइमेट वाली जगह होते हैं वहाँ पे इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि उनके घर के बाहर की जो दीवार है वो वाइट कराई जाए, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो लाइट कलर होता है, और लाइट कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, मतलब अपने ऊपर आके उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है हीट। उससे क्या होता है, घर का जो दीवार है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो घर भी गर्म नहीं होता है, घर ठंडा रहता है। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end. एक
लकड़ी का स्पून जो है वो एक आइसक्रीम में डिप्ड है, उसके अंदर रखा हुआ है आइसक्रीम के अंदर, तो इसका दूसरा एंड क्या होगा? बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड। तो उसका जो वो प्रोसेस कंडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें हीट जो है वो ट्रांसफर करता है एक एरिया से, एक एंड से दूसरे एंड। तो यहाँ पे वुड है, वुडन है, और वुड जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, तो कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि नीचे के साइड में जो हवा होती है वो गर्म होती है, फिर साइड साइड्स की हवा जो आके वो गर्म होते हैं और फिर ऊपर उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं एयर का नाम नहीं लिया जा रहा है, स्पून है, आइसक्रीम है, तो यहाँ कन्वेक्शन का प्रोसेस भी नहीं लगेगा और रेडिएशन का प्रोसेस भी नहीं लगेगा, क्योंकि हीट का कोई डायरेक्ट यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डज नॉट बिकम कोल्ड, वो ठंडा नहीं होगा। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। जो भी स्टेनलेस स्टील के पैन हम खरीदते हैं तो उसके बॉटम में आपने देखा होगा कि कॉपर लगा हुआ होता है, कॉपर का बॉटम होता है उनका। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, इसका क्या रीजन हो सकता है? ए, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल। कॉपर के जो बॉटम होते हैं वो पैन को ड्यूरेबल यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक चलाते हैं, खराब नहीं होता है जल्दी। सच पैन्स अपीयर कलर्स, उसमें कलर्स को लाने के लिए वो कॉपर के बॉटम का यूज करते हैं। कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। कॉपर जो है वो हीट का गुड कंडक्टर है, हीट उसके आसपास से जल्दी ट्रांसफर होता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील पे कॉपर का एक लेयर लगाते हैं। या फिर कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर जल्दी साफ हो जाता है स्टेनलेस स्टील की तुलना में। तो राइट आंसर है कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा बेटर कंडक्टर है कॉपर, उससे क्या होगा, हीट का कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो जल्दी गर्म होगा, पैन अच्छे से हमारा खाना पकेगा, इसलिए उसमें कॉपर की एक लेयर लगाई जाती है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 हीट यहाँ पे एंड हो रहा है क्लास 7 का। ये चैप्टर पूरी तरह से यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके आगे मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर करिए कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लाइक करने में कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री है बिल्कुल। आप मेरे वीडियोस को लाइक करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मुझे कमेंट करिए, आपको कोई भी क्वेरी हो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय फ्रेंड्स।